अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने साइंस 2 के थर्ड वाले चैप्टर, जो हम अपने पिछले 2 लेक्चर से उसे स्टडी कर रहे हैं, नाम जो है चैप्टर का वो तो आप याद कर चुके ही होंगे, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है। अब अगर हम इस चैप्टर में ये देखें कि अब तक हमने क्या स्टार्ट किया है, तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो लाइफ प्रोसेस है, जो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, इससे हम लाइफ को सर्वाइव तो नहीं करते, लेकिन इस प्रोसेस से हम पूरी जनरेशन को सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले पेज पे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखा कि अपने ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी ऑब्जर्व किए थे, एक था असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था इसमें से पहला मोड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हमने ये देखा था कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक ही गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें हमने सबसे पहले असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फॉलो करते हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, जिसमें 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, एक बाइनरी फिजन का, एक मल्टीपल फिजन का और एक बडिंग का। इन 3 एग्जाम्पल के बाद हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ना देखा था या पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने 5 एग्जाम्पल देखे थे जो हमने अपने कल के लेक्चर में ऑब्जर्व किया था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें हमने सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखा था वो स्पायरोगायरा का था, जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करके अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो हमारा प्लानेरिया नाम के एक एनिमल का था, जो रीजनरेशन के प्रोसेस को यूज़ करके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तीसरा एग्जाम्पल बडिंग का था, जिसमें हमने बडिंग के एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है बडिंग का, हाइड्रा का एग्जाम्पल था। और हाइड्रा का जो प्लांट था वो बडिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। चौथा वाला एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिससे शुगर केन हो गया, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, ब्रायोफाइलम का ट्री है, उसके बाद फिर और भी दूसरे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम और नाम लें तो यहाँ पर आप रेडिश और कैरेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद 5वें एग्जांपल में हमने स्पोर फॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो देखा था, जिसमें म्यूकस या म्यूकर नाम का जो फंगस है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व किए थे हमारे अब तक के चैप्टर में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे आज के नए टॉपिक में, जो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लांट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक को देखते हैं कि पहले हम प्लांट में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बिल्कुल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगेंस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 2 पेरेंट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट के बाद दोनों जब गैमेट फॉर्म करते हैं उसके बाद गैमेट एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आइए हम इसे टेक्स्ट बुक के लाइन वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 25, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं कि किस तरह से उसे कंप्लीट करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल्स। ठीक है, लाइन पे आप ध्यान रखिए, मैं फर्स्ट वाली लाइन को यहाँ पे रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल्स। 2 जर्म सेल्स के
वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, तो एक जर्म सेल हमें फीमेल ऑर्गेनिज्म से मिलता है और एक जर्म सेल जो है हमें मेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोवाइड करता है। तो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स आर दोज टू जर्म सेल्स। टू मेन प्रोसेसेस occur इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि वो दो मेन प्रोसेस जो मैंने अभी नाम आपको समझाया था मेन प्रोसेस के, गैमेट फॉर्मेशन होता है और उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन भी होता है। आइए गैमेट फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। अब ये मियोसिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मियोसिस वो टाइप का सेल डिवीज़न है जो सिर्फ हमारे जर्म सेल में होता है। गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीज़न को यूज़ करेंगे हम गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इन मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं जब उनको हम गैमेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पर जो गैमेट फॉर्म हुआ है उसे हैप्लॉइड गैमेट्स का नाम दिया जाता है। हैप्लॉइड का मीनिंग आप यहाँ ले सकते हैं हाफ के, ठीक है, आधा गैमेट्स, यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। किसके अंदर? गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। समझ में आ रहा है? आइए फिर देखते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो ये हमारा पहला प्रोसेस था गैमेट फॉर्मेशन का, जो बहुत ज़रूरी है। बिना गैमेट फॉर्मेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता या स्टार्ट भी नहीं होगा। आइए उसके बाद सेकेंड वाला जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, उसे देखने की कोशिश करते हैं। फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये डिप्लॉयड मतलब आप कह सकते हो कि डबल हो जाता है। जो हैप्लॉयड जो आधा हुआ था ना, तो हम इस तरीके से उसे ले सकते हैं कि एक मेल गैमेट्स का हैप्लॉयड गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट का हैप्लॉयड गैमेट, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हैप्लॉयड और हैप्लॉयड मिल करके क्या हो जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जितने ओरिजिनल पैरेंट में होते हैं उतने ही कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन को डिप्लॉयड का नाम दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। प्रोसेस सुनते जाइए। जो जाइगोट बना है डिप्लॉयड जाइगोट, वो डिवाइड होगा बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। तो माइटोसिस प्रोसेस के बाद एक बार जाइगोट बन गया तो आगे का प्रोसेस मियोसिस फॉलो नहीं होता है। माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवाइड होते रहता है और एम्ब्रियो फॉर्म होता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और जब वो एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। आगे के पैराग्राफ में हम यहाँ देखते हैं, टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट अकर्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों का फ्यूज़न होता है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज़ द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ दी पेरेंट्स। तो अब यहाँ पर स्पेशलिटी ये देखेंगे कि दो अलग अलग पेरेंट्स से हमें क्या मिलता है, गैमेट्स मिलते हैं। तो दोनों के अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और जब ऐसा होता है तो जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसके पास हमेशा जो रिकम्बाइंड जीन्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स के होते हैं। हैंस इस वजह से द न्यू इंडिविजुअल शोज सिमिलरिटीज़ विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर्स एंड हैज़ सम कैरेक्टर्स डिफरेंट दैन बोथ द पेरेंट्स। तो जब दोनों ही पेरेंट्स के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो नया इंडिविजुअल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आपको दिखेंगे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के अंदर न्यू इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट्स के कुछ हद तक सिमिलरिटीज़ होती है और कुछ ऐसे कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं जो दोनों पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी है। ऐसा हमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच करता है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर ये डिफरेंस है। आगे की लाइन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, डाइवर्सिटी, सेकेंड पैराग्राफ की 5th वाली लाइन। डाइवर्सिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसे मैं ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। अब ये डाइवर्सिटी को लेकर के हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और
क्यों ज़रूरी है? अगर रेसिस को या आप कह सकते हो पूरी जनरेशन को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो उन्हें चेंज होते हुए क्लाइमेट और चेंज होते हुए नेचर के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है, फिट रखना पड़ता है। तो वो फिटनेस जो है वो डाइवर्सिटी की वजह से भी प्रोवाइड होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन होता है मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन की वजह से, इसी की वजह से उनके अंदर क्या होता है, चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस को यूज़ करके वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। इसकी वजह से हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को ख़त्म होने से, हमेशा के लिए ख़त्म होने से बचाए रख सकते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी। आइए अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम डायरेक्टली ये हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। असेक्सुअल क्या होता है वो हमने समझ लिए। दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होगा। रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट से कुछ हद तक सिमिलर होता है और कुछ हद तक क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमने ये भी देखा कि उसे नेचर में सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद और एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ रिपीट कर दूँ कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन जो होता है, जर्म सेल्स में से गैमेट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस प्रोसेस की वजह से, और उसके बाद जब दोनों गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद स्टूडेंट अब हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्लांट्स में फ्लावर्स के बारे में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे और देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। मैं आपको ये बता दूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपको एग्जाम्स में 4 मार्क्स में ब्रीफ आंसर में पूछा जा सकता है और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आपको एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ध्यान से इसे आप याद करिएगा और ध्यान से सुनिए प्रोसेस क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो यहाँ पर आप जो प्लांट्स देख रहे हैं, आप जो डायग्राम या फिगर देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये जो पिंक कलर का फ्लावर बना हुआ है हिबिस्कस प्लांट, जिसे हम शू फ्लावर भी कहते हैं, चाइना रोज़ भी कहते हैं। तो इस प्लांट के या इस फ्लावर के बारे में हम रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे और उसके पहले हम फ्लावर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे जो हमको 7th 8th के साइंस में भी प्रोवाइड की गई थी, और कुछ फ्लावर्स को क्या नाम दिया जाता है वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम इसको पैराग्राफ वाइज जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसलिए स्टूडेंट हम इसी वे में इसको स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला लाइन, फ्लावर इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। कौन? फ्लावर। जो हमारे फ्लावर होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब उनको इस तरीके से नेचर ने बनाया है कि उनके अंदर ही वो सारे पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो। तो फ्लावर इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल व्हर्ल्स। कितने पार्ट बताए यहाँ पर फ्लावर के में? 4 फ्लोरल व्हर्ल्स। व्हर्ल्स मतलब आप उसके पार्ट्स कह सकते हैं। एक आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कैलिक्स, दूसरा नाम कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम एंड चौथा गाइनोशियम। अब इन चारों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए। पिंक कलर के फ्लावर में लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर लिखे हुए हैं 3.12 वाला डायग्राम, उसमें आप कैलिक्स देख सकते हैं नीचे की तरफ, है ना। देखा आपको कैलिक्स, ग्रीन कलर का जो फ्लावर के नीचे पार्ट होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो दूसरे भी आपको पार्ट देखने को मिल जाएंगे। दूसरे पार्ट में अगर आप देखना चाहें स्टूडेंट तो ऊपर की तरफ जो सेकंड पार्ट था कोरोला, तो यहाँ पर आपको दिखेगा जिसे ब्रैकेट में पेटल्स लिखा हुआ है। पेटल्स मतलब जो फ्लावर के पत्तियाँ होती हैं उसे पेटल्स कहा जाता है। तीसरा पार्ट है गाइनोशियम, और गाइनोशियम को आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर के गाइनोशियम कहा जाता है, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, गाइनोशियम इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसमें कितने पार्ट बताए? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट।
फिर इस फ्लावर का मेन चौथा पार्ट नीचे की तरफ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड्रोशियम। देखा आपको मेल फ्लावर, जस्ट मेल फ्लावर जो वर्ड लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके ऊपर एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम में दो पार्ट किया है, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। तो ये जो चार नाम आपने सुने, ये चार मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के। एक बार फिर वो नाम, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। यही चार नाम हमने यहाँ पर ऊपर के पैराग्राफ में देखे थे, सेकेंड लाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लावरल वॉल्स एज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि आउटसाइड से, यानी सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम, और उसके बाद सबसे अंदर की तरफ क्या होगा, गाइनोशियम। जैसे ये सीरीज़ में लिखा हुआ है उसी तरीके से उनका अरेंजमेंट भी फ्लावर में होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वॉल्स। ध्यान से सुनिए, इसमें से जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है उसे क्या नाम दिया गया है, एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल का मतलब जो ज़रूरी होते हैं, जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, whereas calyx and corolla are called as accessory whorls। कैलिक्स और कोरोला को एक्सेसरी वॉल्स कहा जाता है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। समझ में आ रहा है, इनके फंक्शन भी यहाँ समझाए जा रहे हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को आपको याद रखना है, उसे एसेंशियल वॉल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, उसका रीज़न भी है, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि कैलिक्स और कोरोला जो है उसे हम क्या नाम से जानते हैं, एक्सेसरी वॉल्स के नाम से जानते हैं। इनका रीज़न भी है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। वो अंदर वाले जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम जो वॉल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स, जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कैलिक्स लिखा हुआ है नीचे की तरफ और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है सेपल्स। तो मेंबर्स ऑफ कैलिक्स जो है वो सेपल्स के नाम से हम उसे जानते हैं। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स एंड दे आर ग्रीन कलर्ड, यानी फ्लावर के नीचे जब आप उसे होल्ड करते हैं तो आपको एक ग्रीन कलर के उसके जब अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब कोई फ्लावर बर्ड होता है कली के फॉर्म में, और कली खिलने के बाद जो उसके ग्रीन कलर के ऊपर के कवर होते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उसे हम कैलिक्स कहेंगे, ठीक है। मेंबर ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स एंड दे आर ग्रीन कलर्ड। मेंबर ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स। आप ऊपर देख सकते हैं फ्लावर के फिगर में कोरोला के जो मेंबर होते हैं पेटल्स, एंड दे आर वेरियसली कलर्ड। अब जैसा फ्लावर का कलर होगा उसके हिसाब से पेटल्स का कलर होता है, सही है ना। कोई रेड होता है तो कोई अलग अलग कलर के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं नेचर में। तो यहाँ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, किसको क्या कहते हैं। आप उसे सुन लीजिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए लेक्चर को, ताकि आप उसे याद रख सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, फ्लावर के और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ लेनी है इस वाले पैराग्राफ में। अ फ्लावर इज़ कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। हम फ्लावर को बाइसेक्सुअल कब कहेंगे, जब बोथ वॉल्स यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन दी सेम फ्लावर। उस वक्त फ्लावर को हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे, जब उसके दोनों इम्पॉर्टेंट नेसेसरी जो वॉल्स हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम वो कहाँ होना चाहिए, सेम फ्लावर में, तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। बाई मतलब दो, यानी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सुअल का जो पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल इफ बोथ वॉल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एग्जांपल यहाँ पे हिबिस्कस का दिया हुआ है जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, जिसके अंदर सिर्फ कोई एक पार्ट होगा। इफ़ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन टू वॉल्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, दोनों में से कोई अगर एक पार्ट प्रेजेंट है तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इफ़ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इट इज़ मेल फ्लावर। अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो वो मेल फ्लावर होगा। एंड इफ़ ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट फ्लावर इज फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल पपाया का फ्लावर के दोनों फ्लावर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं इमेजेस में, फीमेल फ्लावर जो पपाया का होता है वो थोड़ा वाइटिश कलर दिखाया गया है, और वहाँ पर उसके नीचे आप देख सकते हैं मेल फ्लावर जो है पपाया का वो भी दिखाया गया है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल अगर किसी एक फ्लावर के अंदर दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होंगे तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। एग्जांपल यहाँ पर हिबिस्कस का प्लांट जो आप पिंक कलर में यहाँ पर 3.12 वाले डायग्राम में देख सकते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिस फ्लावर में कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है।
अगर वो एंड्रोशियम है तो उसे मेल फ्लावर कहेंगे, और अगर गायनोशियम प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल पपाया का यहाँ पर दिखाया गया था। अब इस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के बाद और भी फ्लावर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूँ कि हम जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो अब तक फ्लावर का देख रहे हैं। हमने अब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी फ्लावर किस तरह से अपने प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो हमने अभी शुरू नहीं किए, ठीक है, वो हम आगे के पैराग्राफ में स्टार्ट करेंगे। आइए पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट। होता है ना स्टॉक मतलब उस लकड़ी को कहते हैं जिसे हम अपने हाथों से होल्ड करते हैं। जब फ्लावर हम पकड़ते हैं तो नीचे एक ऐसा लकड़ी होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की, जैसे रोजेस में होती है। तो ऐसे उस सपोर्ट को क्या कहते हैं? स्टॉक। मैनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट कॉल्ड एज पेडिसल। तो उसे आप पेडिसल के नाम से साइंटिफिक टर्म में यहाँ देख भी सकते हैं। इस वाले डायग्राम में नीचे की तरफ देखिए आप 3.12 पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जहाँ लिखा हुआ है, तो इस वाले फिगर में आपको पेडिसल नीचे एक स्टॉक दिख रहा है जिससे हम उसे होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट को सपोर्टिंग पार्ट जो होता है उसे हम पेडिसल कहते हैं। एंड सच फ्लावर आर कॉल्ड एज पेडिसिलेट। ध्यान से सुनिए, जिस फ्लावर में पेडिसल प्रेजेंट है ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर के नाम से जानते हैं। यानी कि होल्ड करने के लिए अगर कोई स्टॉक प्रेजेंट है तो उस स्टॉक को साइंटिफिक टर्म में पेडिसल कहते हैं, और फिर उस फ्लावर की पूरी प्रजाति को पेडिसिलेट फ्लावर के नाम से हम जानते हैं। वेर इज फ्लावर विदाउट स्टॉक इज कॉल्ड एज सेसाइल। और अगर स्टॉक प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे सेसाइल फ्लावर के नाम से जानेंगे। ये स्टार्टिंग की लाइन में दो इन्फॉर्मेशन और मिल गई। आप अंडरलाइन कर सकते हैं वर्ड को, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसे जब कभी रीड करें टेक्स्ट बुक में तो आसानी से आपको मिल जाए। दूसरा पैराग्राफ, एंड्रोशियम इज मेल वॉल एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज स्टेमेंस। सुन रहे आप, एंड्रोशियम क्या होता है? मेल वॉल्स होता है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी इसे कहा जाएगा। और उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें स्टेमेंस होते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। गाइनेशियम इज़ फीमेल वॉल एंड इट्स मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। तो गाइनेशियम का जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर भी कहा जाता है, जिसे दूसरे वर्ड में कार्पेल कहते हैं। आइए इन दोनों वर्ड को, स्टेमेन को और कार्पेल को, एक बार फिर हम अपने इस फिगर में या इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो इस पिक्चर में जो गाइनेशियम लिखा हुआ है ये कार्पेल है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पेल गाइनेशियम, इसे गाइनेशियम भी कहते हैं, इसे कार्पेल भी कहते हैं, और इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर भी कहते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, एंथर एंड फिलामेंट 2 पार्ट है ना, तो ये दोनों पार्ट को एंड्रोशियम कहा गया है। इसे हम स्टेमेन भी कहते हैं, और इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी कहते हैं। तो 3 नाम यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए फिर से सुनते हैं। एंड्रोशियम इज़ मेल वॉल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमेंस। गाइनेशियम इज़ फीमेल वॉल एंड इट्स मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। ध्यान से सुनिए, गाइनेशियम को कार्पेल और एंड्रोशियम को स्टेमेंस। मेंबर्स ऑफ गाइनेशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। फिर से वही लाइन, गाइनेशियम के जो मेंबर्स होते हैं उसे कार्पेल्स कहते हैं। दीज में बी सेपरेट और यूनाइटेड, वो एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। जो कार्पेल होता है उसमें से जो ओवरी होती है, जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरी, वो एकदम बेसल मतलब एकदम नीचे की तरफ बेसमेंट पे होती है। ठीक है, बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। और हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। एक हॉलो स्टाइल, हॉलो मतलब खोखला, अंदर से खाली, एक स्टाइल यानी एक पाइप जैसा होता है जो उस ओवरी से क्या होता है, जर्मिनेट होकर के ऊपर की तरफ आता है। और हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टाइल। और उसी स्टाइल के ऊपर एकदम टॉप पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवरी कंटेन्स 1 और मैनी ओव्यूल्स। अब आपको इस पैराग्राफ से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है प्लांट के अंदर वो समझना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं और किसके अंदर क्या होता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब जो हमने ओवरी देखा है, अगर हम इस ओवरी को, स्टिग्मा को और स्टाइल को समझें तो एक बार फिर हमें इस इमेज को समझना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस फ्लावर के इमेज में, आप देख सकते हैं कि जो बीच में ग्रीन कलर का एक पाइप जैसा दिख रहा है, उसके सबसे नीचे जो स्वेलन पार्ट है, जो फूला हुआ हिस्सा है, उसे ओवरी कहते हैं। बीच में जो पूरा एक हॉलो पाइप है उसे स्टाइल कहा जाता है, और उसके ऊपर
स्टिग्मा लिखा हुआ है। तो ये तीनों जो हैं कार्पेल होते हैं, यानी कि गायनेशियम भी कहते हैं, और इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम ओवरी के बारे में यहाँ पढ़ रहे थे। इस वाले पैराग्राफ में हम यहाँ पे ओवरी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, थर्ड वाली लाइन, थर्ड पैराग्राफ, ओवरी कंटेन्स वन और मैनी ओव्यूल्स। ध्यान से सुनिए, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, एक या उससे ज़्यादा क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। क्या फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एक्सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई। ध्यान से सुनिए, हर एम्ब्रियो सैक में एक एक्सेल होता है और 2 क्या होते हैं, हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब मैं आपको एक बार ये फिर पूरा प्रोसेस रिपीट कर दूं कि जो ओवरी होती है वो बेसल पे होती है, बेस एंड पे होती है, उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। अब उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं उसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न का, और फिर वो जर्म सेल जब मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। ईच एम्ब्रियो सैक, और वो जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसमें कंसिस्ट ऑफ ए हैप्लॉइड एक्स सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई। तो हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक एक्सेल होता है जो इम्पॉर्टेंट है, और 2 क्या होते हैं, हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई। तो ये जो हमने पढ़ा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के प्रोसेस को हमने स्टडी किया। ठीक है, अब देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो स्टेमन के बारे में हमने पढ़ा था वो क्या करता है। पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। अब पॉलन ग्रेन और एंथर ये चीज़ क्या है, इसे हम यहाँ फिर से एक बार देखते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में, तो एंथर जो लिखा हुआ है, और उस एंथर को आप देखोगे तो सब ब्राउनिश कलर का या अलग अलग कलर का हो सकता है। वो उसके ऊपर बिल्कुल जैसे कि हम अपने घरों में ज़ीरा देखते हैं या सौफ जिसको कहते हैं आप, बिल्कुल उसी तरीके से बाइलोब्ड होता है, बीच में एक लेयर होती है और उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर में से रिलीज़ होता है, और वो अगर स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी मटेरियल होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है जो एंथर को अपनी तरफ क्या कर सकता है, स्टिक कर सकता है। ठीक है, तो इस एंथर से जो कि मेल पार्ट है वहाँ से क्या रिलीज़ होगा, बोलिए, पॉलन ग्रेन। और वो पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से एंथर से स्टार्ट होकर के स्टिग्मा पे जाएगा। अब हम वापस से पैराग्राफ पे आते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन कहाँ से जाएगा, बोलिए एक बार फिर से, फ्रॉम एंथर, और किधर जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, यानी एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज़ होकर के स्टिग्मा पे जाएगा वो पॉलिनेशन है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पॉलिनेशन भी यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर पॉलिनेशन जो है मैं कुछ सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे बताऊं कि अगर दोनों, एक एंथर रिलीज़ हुआ एक फ्लावर से और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया। एंथर जो रिलीज़ होगा वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आई बात। तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा कि एंथर रिलीज़ होकर के दूसरे फ्लावर पे चले जाएगा तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो आइए पहले फिर इस चीज़ को देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट। पॉलिनेशन कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है। एनिमल्स भी होते हैं उसके, जैसे कोई अगर कोई हनी बी है या कोई इस तरीके की दूसरी जो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आकर के एंथर पे बैठते हैं, है ना, जूस के लिए, और फिर वहाँ से उनके थ्रू उनके पैरों में क्या होता है कि एंथर जो होता है, एंथर से जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिक होकर के स्टिग्मा पे चले जाता होगा। इस तरह से पॉलिनेशन हो सकता है। तो पॉलिनेशन की जो एजेंट है वो यहाँ पर बता रहा है कि पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है। ऑटोमेटिकली तो जाएगा नहीं। तो पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट, विंड, वाटर एंड बायोटिक एजेंट, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन
सुन रहे आप, स्टिग्मा क्या हो जाता है, स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलेंस जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपन सच स्टिकी स्टिग्मा। अब वो उसी स्टिकी मटेरियल स्टिग्मा जो होता है, जब पॉलिन ग्रेन उसके ऊपर आकर के स्टिक हो जाता है तो वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो बढ़ना स्टार्ट होता है या वो फूलना स्टार्ट होता है। दैट इज़ अ लॉन्ग पॉलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। सुन रहे हैं क्या कहा उसने, व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा, तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन का मतलब यहाँ कह रहा है कि उसी पॉलन ग्रेन में से एक लॉन्ग ट्यूब जो होती है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। अब नीचे क्या है, स्टाइल है। स्टाइल क्या होता है, हॉलो यानी खोखला होता है, अंदर कुछ नहीं होता। तो उसी खोखले पार्ट में से, उस रास्ते में से एक पॉलन ट्यूब जो होती है वो जर्मिनेट होती है, और साथ ही साथ उस पॉलन ट्यूब में से आप मेल गैमेट्स को भी प्रोड्यूस होते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप यहाँ के डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टिग्मा देखना चाहें तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन दिख रहा होगा आपको, दिखा पॉलन ग्रेन लिखा हुआ भी है, वहाँ पर लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन, उसके नीचे स्टिग्मा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसी पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब जो है वो जर्मिनेट हुई है और कहाँ पहुँच रही है, नीचे ओवरी में, और 2 मेल गैमेट्स उसके अंदर साथ ही साथ दिख रहे हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलेंस जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा, दैट इज लॉन्ग पॉलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। समझ में आया, 2 मेल गैमेट्स क्या हो गए, बन गए। अब हम देखते हैं, द पॉलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। अब वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेकर के जाएगा कहाँ, ओवरी में जाएगा, है ना। पॉलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सेक वाया मेल गैमेट्स। लाइन जो है आपकी ध्यान से देखिए, हाँ ऊपर से 3rd लाइन, पॉलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सेक वाया स्टाइल। पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट, टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब क्या हो जाएगी, बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज इन एम्ब्रियो सेक। वो दोनों मेल गैमेट्स कहाँ चले जाएंगे, एम्ब्रियो सेक में, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि वो पाइप एक एम्ब्रियो सेक में पहुँच चुका है। अब 1 मेल गैमेट्स यूनाइट्स विद द एक्सेल। हमने पहले ही पढ़ चुके थे कि एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या बनता है, 2 चीज़ें बनती है, एक एक्सेल बनता है और 2 बोलिए बाइपोलर न्यूक्लियस, कुछ जैसा हमने नाम पढ़ा था ना। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्लॉइड एक्सेल बनता है, 2 हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई बनता है, पोलार न्यूक्लियाई बनता है। तो अब हमारे पास कितने मेल गैमेट्स आ रहे हैं, बोलिए 2 मेल गैमेट्स हैं। कहाँ से, पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो जाता है तो वो जर्मिनेट होता है, एक पॉलन ट्यूब बनाता है और साथ में 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। 1 मेल गैमेट्स यूनाइट हो जाएगा एग सेल के साथ टू फॉर्म जाइगोट, बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। दिस इज फर्टिलाइजेशन। सुनिए ध्यान से, आप एक मेल गैमेट, 2 में से एक मेल गैमेट क्या करेगा, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एग सेल के साथ जो पहले से एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट है, तो वो क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। दिस इज फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सेकेंड मेल गैमेट जो बाकी है यूनाइट्स विद 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जो दूसरा वाला मेल गैमेट्स है वो किससे जाकर के मिक्स होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थे ना उनसे जाकर के वो यूनाइट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। एज 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, तो इसके अंदर क्या हुआ, 2 न्यूक्लियर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में है आपको, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। दोनों मेल गैमेट, एक मेल गैमेट चले गया एग सेल के साथ, क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। दूसरा मेल गैमेट किसके साथ चले गया, दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और वहाँ पर उसने एंडोस्पर्म बनाया। एक ने जाइगोट बना लिया, एक ने एंडोस्पर्म बना लिया। आप इसको तीसरे वाले स्टेप में यहाँ पर जो फिगर बना है उसमें देख सकते हैं। एम्ब्रियो सेक लिखा हुआ है, ओव्यूल से काफ़ी सारे मेल गैमेट्स। अब उसको जूम करके 4th वाले डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। एग सेल आपको लिखा हुआ है और उसके साइड में सिनर्जिड्स लिखे हुए हैं। तो एग सेल जो है और जो आपका मेल गैमेट्स आया था वो एग सेल से कंबाइन होकर के जाइगोट बना लेगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई तो आपको ब्लूइश कलर में, या आप कह सकते हैं कि जो आपका पर्पल कलर है उसमें आपको पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे होंगे। तो वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट चले जाएगा और एक मेल गैमेट एग सेल के साथ चले जाएगा। तो अगर वो एग सेल के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसको हम जाइगोट फॉर्मेशन कहेंगे, और अगर वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके नीचे स्टूडेंट यहाँ पे इस डू यू नो करके जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पॉलिनेशन वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, उसे आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो होता है ना कि जब जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टेमन से हट करके, एंथर से हट करके स्टिग्मा पे जाता है, तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो 2 टाइप के बताया था। When pollination involved only one flower or 2 flowers born on same plant, it is called as self pollination. अगर वो एक ही फ्लावर में हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और वो अगर 2 फ्लावर में हो रहा है लेकिन दोनों भी फ्लावर एक ही प्लांट पर हैं तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। Whereas if it involves 2 flowers born on 2 plants of same species, सुन रहे हैं क्या? If it involves 2 फ्लावर है, ठीक है, और दोनों born on 2 plants of same species, एक ही स्पीशीज़ के 2 अलग अलग प्लांट्स पे हैं, इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर वो एक फ्लावर से रिलीज़ होकर के सेम फ्लावर पे गया तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, एक फ्लावर से रिलीज़ होकर के दूसरे फ्लावर पे गया लेकिन प्लांट सेम है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन एक से रिलीज़ होकर के बाजू वाले प्लांट पे चले गया जो उसी की स्पीशीज़ का है, तब वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आप उसे रीड करके भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब तक हमने यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन कर लिया और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम नेक्स्ट वाले पेज में देखते हैं यहाँ पर कि एंडोस्पर्म बन गया है, और एंडोस्पर्म बनने के बाद वहाँ पर फिर जो आपका ओव्यूल है वो किस तरह से प्रोसेस करता है। तो इस पैराग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्राई दिस एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल है, लेकिन हम उस स्टार्ट के पैराग्राफ को छोड़ के सेकंड वाला पैराग्राफ यहाँ देखेंगे। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स, जो ओव्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में। एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर जो ओव्यूल था जो बाहर की तरफ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड्स में। और जो ओवरी है पूरी, जो ग्रीन कलर का स्वेलन पार्ट था, वो फ्रूट में, इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट्स ब्रेक अप एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन। Zygote develops at the cost of food stored in endosperm of seed. अब यहाँ आप सुनिए, जाइगोट जो डेवलप्स होता है एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म बना था ना पोलर न्यूक्लियाई से, वो एंडोस्पर्म जाइगोट को क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप उसे समझ सकते हैं, जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म ऑफ सीड एंड दस अ न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। तो पूरा प्रोसेस स्टूडेंट आप यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का देख चुके हैं अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू। अब मैं कोशिश करूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को मैं एक वीडियो के थ्रू भी आपको समझाऊं। आप इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट है उसे एक बार आप फिर स्लोली रीड करिए, कौन सा प्रोसेस कब हुआ, आसानी से समझ में आ जाएगा। और आज के इस लेक्चर को स्टूडेंट मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस प्रोसेस को देखिए, पढ़िए और वीडियो को ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। Sexual reproduction in plants. In this module, you will learn how sexual reproduction takes place in flowering plants. It is spring season. Flowers are blooming on the trees. It is indeed a beautiful sight. Flowers attract all of us. They are the most beautiful part of the plant, isn't it? You already know that flowers are not present only to add beauty to the plant. They are in fact the reproductive part of the plant. In the flower, stamen is the male reproductive part, while carpel is the female reproductive part. Some flowers contain both male and female reproductive parts. Such flowers are called bisexual flowers. For example, pea, China rose, etc. On the other hand, some flowers possess either the male or the female reproductive parts. Such flowers are called unisexual flowers. For example, corn, cucumber, etc. Now let us know about the different parts that make up a stamen and a carpel. A stamen is made of 2 main parts, anther and filament. The anther produces pollen grains. It is the pollen grain that contains the male gametes.
A carpel, on the other hand, is made up of 3 parts. The terminal part is called the stigma. The middle elongated part is the style, and the swollen bottom part is the ovary. Inside the ovary, ovules are present. It is the ovule that has the female gamete called the egg cell. For sexual reproduction to take place, a male gamete is to be fused with the female gamete, thereby forming a zygote. Now for that, the male gametes have to reach the female gametes. For this, first a pollen grain carrying the male gametes is transferred from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower. Such transfer of pollen grains is known as pollination. If the pollen grain of a flower lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. But if the pollen grain of a flower lands on the stigma of another flower of the same or another plant of the same type, it is called cross-pollination. Pollination occurs with the help of different agents like wind, water, or animals. Once a pollen grain reaches the stigma of a suitable flower, a tube grows from the pollen grain. This tube travels through the style and reaches the ovary. The male gamete from the pollen travels in this tube and reaches to the female gamete present in the ovule of the ovary. After that, the male and the female gamete fuse together to form the zygote. This process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The zygote formed after the fertilization then divides several times to form an embryo inside the ovule. The ovule develops a tough coat and changes to a seed. The ovary, on the other hand, ripens and forms a fruit around the seed. At this time, the other parts of the flower, like the sepals and petals, fall off. So, a seed present inside a fruit contains an embryo, which is actually a baby plant. Each time a seed is planted in soil and provided appropriate conditions, it grows into a seedling